हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू अ सेलर ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टिपुलेटेड इन एलसी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मान लीजिए एक बायर है इंडिया, सॉरी एक सेलर है इंडिया में, मतलब वो कुछ कुछ बना के बेचता है कहाँ पे, किसी फॉरेन कंट्री में बेचता है। मान लीजिए इंडिया में भी हो सकता है, बाहर की कोई मान लीजिए फॉरेन कंट्री जहाँ पे वो गुड्स बना के बेचता है। यानी हमारा जो वो जो कस्टमर है इंडिया का, वो आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, तो वो हो गया सेलर, क्योंकि वो अपनी चीज बना के बाहर किसी कंट्री में बेच रहा है या सामान को भेज रहा है, वो हो गया सेलर। बाहर की कंट्री में मान लीजिए यूएसए में एक मिस्टर एक्स पर्सन है, वो हमारे जो इंडिया में मिस्टर ए है उससे सारे गुड्स खरीदेगा। तो जो मिस्टर एक्स यूएसए में है और मिस्टर ए जो इंडिया में है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। सो ए बोलता है इंडिया का कि ठीक है मैं आपको गुड्स बना के भेज दूंगा। वैसे यूएसए का मिस्टर एक्स बोलता है ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब इन दोनों के बीच में ए ने गुड्स बना लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि पहले अगर इसने शिपमेंट कर दी ए ने, और ऐसा हुआ कि गुड्स एक एक्स के पास चला गया, नहीं अमेरिका में जो मिस्टर ए है, और उसने पैसे नहीं भेजे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कई बार लाखों में करोड़ों में इनकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको डर रहता है, क्योंकि एक अगर डील में इनको पेमेंट नहीं आई तो उनका सारा बैंकरप्ट भी ये हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रांजेक्शन रहता है। तो ए को भी डर है, और वो जो मिस्टर एक्स अमेरिका में, उसको भी डर है कि मैंने अगर पेमेंट कर दी पहले से, तो अगर उसने गुड्स की शिपमेंट नहीं की तो। दोनों को डर है, उसी जो दोनों की जो डर है, उनकी जो टेंशन है, उसका सॉल्यूशन बैंक आएंगे। ए का भी एक बैंक रहेगा, एक्स का भी एक बैंक रहेगा। यानी इंडिया के मिस्टर ए का भी डेफिनेटली बैंक में अकाउंट होगा, और मिस्टर एक्स जो कि अमेरिका में, उनका भी बैंक अकाउंट होगा। वो बोलते हैं ठीक है आप मेरे पे बिलीव नहीं करते, मतलब ए और एक्स आपस में बोलते हैं हम एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते, पर हम अपने बैंकों पे बिलीव करते हैं। अगर हमारा बैंक हमें लिख के दे देगा ठीक है पेमेंट आ जाएगी, तो मैं आपको सामान भेज दूंगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत पैसा किसको देना है? पैसा देना है मिस्टर एक्स को, क्योंकि ए तो सामान दे रहा है, बदले में उसको पैसा चाहिए। तो पैसा देने वाला है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स अपने बैंक के पास जाता है। शुरुआत कौन करता है हमेशा? जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट। मतलब कौन एप्लीकेशन, जैसे कोई भी होम लोन लेते हैं तो पहले हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना, एप्लीकेशन में अपने बेसिक डेटा इतने का रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेंट मतलब शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत वो करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट में जिसको पैसा देना होगा। पैसा किसको देना है? पैसा मिस्टर एक्स जो कि अमेरिका में, उसको देना है। ठीक है, तो वो होगा एप्लीकेंट। इशूइंग बैंक कौन सा होगा? ये दो तीन आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट ये जो मैंने आपको स्टोरी टाइप बताया था उसमें मैं आपको साथ साथ बता दूं। इशूइंग बैंक वो होगा मिस्टर एक्स का बैंक, क्योंकि एक्स के कहने पे वही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देगा, इसीलिए वो होगा इशूइंग बैंक। अब पहले तीन क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हो गए। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, जिसमें चार पार्टीज होगी मिनिमम। उसमें एक आपका हो गया बायर, मतलब जो सामान खरीद रहा है। एक हो गया सेलर, सेलर मिस्टर इंडिया का, ए मिस्टर ए इंडिया का हो गया, और बायर एक्स अमेरिका का हो गया। ठीक है, ए का एक बैंक रहेगा और बी का भी एक बैंक रहेगा। तो मिनिमम चार पार्टीज आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में होती है, और जो जो इनके रोल्स रहते हैं, जिन जिसका जो जो रोल है, तो वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। क्या गुड्स ए बना के भेज रहा है, उसकी क्या क्वांटिटी, क्या प्राइस है, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, वही हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। और आर्टिकल 2 ऑफ यूसी पीडीसी में इसको मेंशन किया गया। यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो अभी एक दो क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे, के तहत मतलब किस आर्टिकल के तहत ये काम करता है, किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, वो अभी आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट, हु इज एप्लीकेंट? एप्लीकेंट कौन है? मैंने कहा था एप्लीकेशन लेके वो जाएगा जिसको पैसे देने हैं। तो मिस्टर एक्स को ही तो पैसे देने हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का जो मिस्टर ए है, वो तो कुछ दे रहा है, वो पैसे थोड़ी देगा। पैसे देगा मिस्टर एक्स। तो एक्स को पैसे देने हैं, तो वही एप्लीकेशन लेके जाएगा। तो मिस्टर एक्स होगा एप्लीकेंट। तो इसका आंसर है बायर, या उसको इम्पोर्टर भी बोलते हैं। एक्सपोर्टर है इंडिया का ए, क्योंकि वही गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक्स है इम्पोर्टर, क्योंकि वो अपनी कंट्री में मंगवा रहा है, तो वो क्या इम्पोर्टर, या उसको बायर भी बोल सकते हैं। सो इम्पोर्टर ऑफ गुड्स जनरली बोरोविंग ऑफ इशिंग बैंक। ये कौन सा होगा? जो इसका जो बैंक होगा उसी का बोरोवर। द एप्लीकेंट हैज टू मेक पेमेंट इफ डॉक्यूमेंट एज पर एलसी आर डिलीवर। सो जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है एलसी के तहत, इसको फाइनली पेमेंट करनी है, क्योंकि एप्लीकेंट सामान खरीद रहा है, ये बायर है, तो पेमेंट तो इसी को करनी है। वेदर द गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड बेनिफिशियर। और कई बार क्या होता है कि गुड्स उस क्वालिटी के नहीं होते, तो एप्लीकेंट ये कह के मना नहीं कर सकता पेमेंट एज पर एलसी कि आपने खराब क्वालिटी के मुझे गुड्स दिए तो मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एप्लीकेंट यानी जो बायर है और जो अपने बैंक के पास जाके एलसी ओपन कराता है, वो हो गया एप्लीकेंट। दूसरा, हुई इज इशूइंग बैंक?
तो एप्लीकेंट का जो बैंक है वही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देगा, क्योंकि एप्लीकेंट की बात तो नहीं सुनेगा हमारा बेनिफिशियरी, यानी मिस्टर ए तो एक्स की बात नहीं सुन रहा था, तो एप्लीकेंट खुद तो इशू नहीं कर सकता, तो उसका जो बैंक है वही जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देगा। उसका नाम है इशूइंग बैंक। तो इशूइंग बैंक किसका? एप्लीकेंट का बैंक होता है, जो कि अमेरिका में, ये एप्लीकेंट भी अमेरिका वाला मिस्टर एक्स है और इशूइंग बैंक भी अमेरिका का है। क्यों ये अमेरिका वाले? इसलिए क्योंकि उनको पैसे देने हैं और यही कागज की शुरुआत करेंगे जिस कागज को हमने लेटर ऑफ क्रेडिट बोला है। सो इशिंग बैंक होगा इंपोर्टर या बायर्स का बैंक, हु लेड इट्स नेम और क्रेडिट। उसका नाम है, तभी तो मिस्टर ए जो इंडिया में है वो एक्स पे तो बिलीव नहीं करता, इस एप्लीकेंट पे बिलीव नहीं करता, पर इशिंग बैंक पे बिलीव करता है, तो वो अपना नाम और क्रेडिट दे रहा है। इट इज लाइबल फॉर पेमेंट वंस द डॉक्यूमेंट अंडर एलसीआर रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम नॉमिनेटिंग। तो नॉमिनेटिंग अगर बैंक इसको डॉक्यूमेंट्स दे देता है, अभी नॉमिनेटिंग बैंक क्या होता है ये आने वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो नॉमिनेटिंग बैंक ने अगर इसको डॉक्यूमेंट दिए हैं तो इशिंग बैंक को पेमेंट करना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इट इज एबल टू रिकवर पेमेंट फ्रॉम एप्लीकेंट और नॉट। ये बात भी जरूरी है कि अगर इसके पास डॉक्यूमेंट पहुंच गया एप्लीकेंट के पास, तो वो ऐसे नहीं बोल सकता नॉमिनेटिंग बैंक को कि अभी थोड़ा वेट करो, एप्लीकेंट से मुझे पैसे लेने हैं, जब मेरे को एप्लीकेंट पैसे देगा तब मैं आपको दूँ, ऐसे नहीं बोल सकता है। वही इसमें लिखा है कि उसको रिकवर हुआ पैसा एप्लीकेंट से या नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो एप्लीकेंट की गारंटी दी है। अब एप्लीकेंट से कैसे रिकवर करना है वो इशिंग बैंक का अपना काम है, ठीक है, तो वो आगे वाले बैंकों को इस तरह से नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर ऐसे ही इसमें होने लगा कि एप्लीकेंट देगा तो मैं पैसे दूंगा, तो फिर ये जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है उसकी जो यूजफुलनेस है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेगा पेमेंट देना पड़ेगा किसको? इशिंग बैंक को, भले ही वो रिकवर किया हो एप्लीकेंट से या फिर ना किया हो। इट गेट्स 5 वर्किंग बैंकिंग डेज टू चेक। तो इसको जो इशिंग बैंक है उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिए जाएगा, जैसे नॉमिनेटिंग जो बैंक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास आता है तो उनके पास 5 दिन का टाइम है कि 5 दिन के टाइम में आप देख लीजिए, अगर आपको किसी टाइप का जेन्युइननेस का कुछ डाउट है उसको आप कंफर्म कर लीजिए, आपको सिर्फ 5 दिनों का ही टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज एडवाइजिंग बैंक? एडवाइजिंग बैंक कौन होगा? इशिंग बैंक ब्रांच और कोरिस्पोंडेंट इन एक्सपोर्टर्स कंट्री। तो अभी कोरिस्पोंडेंट क्या होता है? कोरिस्पोंडेंट मतलब एक बैंक दूसरे के लिए काम करता है एजेंट की तरह, उसको बोला जाता है कोरिस्पोंडेंट बैंक। तो इशिंग बैंक की कोई ब्रांच हो सकती है इंडिया में, अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर कंट्री यानी बाहर की कंट्री, जो हमारे एग्जाम्पल में मैंने कहा था ना मिस्टर ए इंडिया का, तो उसकी कंट्री में कोई इशिंग बैंक की ब्रांच होगी। टू होम लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंड, या तो इशिंग बैंक की खुद की कोई ब्रांच हो सकती है, ये जो इशिंग बैंक, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई दूसरा बैंक जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो इशिंग बैंक के बिहाफ पे एजेंट की तरह काम करता होगा, तो उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेगी फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू सेलर। क्योंकि इसमें एप्लीकेंट और सेलर तो डायरेक्ट बात करते नहीं है, बायर सेलर उनके बैंक की बात करते हैं, तो ये जो इशिंग बैंक है क्या करेगी? एडवाइजिंग बैंक को क्या करेगी? बोलेगी कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट है हमारे एप्लीकेंट के बिहाफ पे, आप इसको सेलर को दे दीजिएगा, इस तरह से वो बात करेगी। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि इशिंग बैंक टू whom द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंड फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू सेलर। तो फाइनली लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा किसके पास जाना है? सेलर के पास जाना है, और जिसको आप बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी का फाइनल बेनिफिट है इस बिजनेस में, तो उसको बेनिफिशियरी नाम दिया गया। और सेल बायर को हमेशा बेनिफिशियरी बोलते हैं और सेलर को हमेशा एप्लीकेंट बोला जाता है। तो बेनिफिशियरी को देगी आफ्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ क्रेडिट, वो चेक कर लेगी लेटर ऑफ क्रेडिट की कितनी जेन्युइननेस है, कहीं कोई फेक ना हो, सब जेन्युइन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेगी? हमारे बायर को, जिसको हमने बेनिफिशियरी का नाम दिया। बी से हमारा बायर हो गया और बी से हमारा बेनिफिशियरी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका, हु इज बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी कौन है? द पार्टी टू हुम द क्रेडिट इज एड्रेस, जिसको एड्रेस किया गया हो, या बेनिफिशियरी का दूसरा नाम क्या है? सेलर। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कहा था कि बी से आपको बेनिफिशियरी याद रखना, नहीं नहीं वो गलत है, क्योंकि बायर बेनिफिशियरी नहीं है, वो तो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट है हमारा बायर। तो बेनिफिशियरी कौन सा होगा? बेनिफिशियरी होगा हमारा सेलर। ठीक है, क्योंकि उसी को फाइनली पैसा मिलना है सामान बेच के, तो वो सेलर है, क्योंकि सामान बेच के तो उसको पैसा मिलेगा ना। तो बी से बेनिफिशियरी और बी से बार वाला कंसेप्ट गलत है, उसको इग्नोर कीजिएगा। सो सेलर हो गया हमारा बेनिफिशियरी, और उसी को फाइनली पैसे की पेमेंट मिलेगी। ठीक है, जब वो सामान भेज देगा। इट गेट पेमेंट्स अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एज पर एलसी फ्रॉम नॉमिनेटेड बैंक विद इन वैलिडिटी। तो क्या होगा? नॉमिनेटेड बैंक से इसको पेमेंट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन वही है कि आपका नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है? द बैंक टू हुम बेनिफिशियरी प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब अब उसको पेमेंट चाहिए, तो जो हमारा बेनिफिशियरी है यानी कि हमारा जो सेलर है जिसने गुड्स बेचे हैं, तो वो क्या करेगा? सामान बना के उसकी शिपमेंट कर देगा। ठीक है, अभी शिपमेंट होगी तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स में साफ मेंशन होगा
कि इतनी क्वांटिटी के गुड्स है, इतने इतने नंबर्स हैं, इतने पैकेट्स है, तो पूरा डेटा उसके उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे शिपमेंट करने के बाद, उसने जो शिपमेंट की, शिपमेंट कंपनी ने उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके पास प्रूफ है कि हाँ मैंने गुड्स भेज दिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएशन के लिए भेजेगा। नेगोशिएशन मतलब बैंकों को देगा कि आप ये देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने शिपमेंट कर दिए, ये सारा प्रूफ वो दिखाएगा प्रॉपर। उस प्रूफ को देख के फिर ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह के इसमें चलता है। तो नेगोशिएटिंग बैंक कौन है? द बैंक टू हुम बेनिफिशियरी प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स फॉर नेगोशिएशन। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसको देगा? नेगोशिएटिंग बैंक को देगा। इट क्लेम्स पेमेंट फ्रॉम रिम्बर्सिंग बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक कहाँ से पैसे लेगा? वो रिम्बर्सिंग बैंक से क्लेम करेगा बाद में। पर जब हमारे बोरोवर ने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो नेगोशिएटिंग बैंक हमारे जो बेनिफिशियरी है उसको पेमेंट करेगा, जिसको हमने सेलर का नाम दिया। ठीक है, जो मिस्टर ए है इंडिया में, तो मिस्टर ए क्या करेगा? शिपमेंट करेगा और शिपमेंट के कागज दिखाएगा किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को। बोलेगा देखिए मैंने शिपमेंट किया है। तो नेगोशिएटिंग बैंक मिस्टर ए को पेमेंट दे देगा। अब नेगोशिएटिंग बैंक को पैसे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से वो अपने पैसे रिम्बर्स करेगा? तो रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक को पैसे दे देता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम है रिम्बर्सिंग बैंक, या इसको ओपनिंग बैंक भी बोल सकते हैं। और इनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए 5 बैंकिंग डे का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और अभी आपने पेमेंट कर दिया। 5 बैंकिंग डेज में अगर आप चेक करेंगे सब डॉक्यूमेंट्स कितने जेन्यून है, उसके बाद ही, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, उनकी जेन्यूनेस चेक करना बहुत जरूरी है। तो जेन्यूनेस अच्छे से आप चेक करेंगे, उसके लिए 5 बैंकिंग डेज का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। कौन? नेगोशिएटिंग बैंक। किसको? मिस्टर ए को, जो कि हमारा सेलर है या फिर बेनिफिशियरी है। और रिम्बर्सिंग बैंक किसको? नेगोशिएटिंग को पेमेंट कर देगा। 6 हो गया। 7वां, अब अगला क्वेश्चन वही है कि रिम्बर्सिंग बैंक कौन सा है? इट इज अ थर्ड बैंक विच रिपेज सेटल्स ऑफ और फंड्स ऑफ नेगोशिएटिंग बैंक एट रिक्वेस्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, जो कि है हमारा इशूइंग बैंक। सो रिम्बर्सिंग बैंक कौन सा? ये तीसरा बैंक है जो कि पेमेंट करेगा, यानी कि रिम्बर्स करेगा किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को। अब ये रिम्बर्सिंग बैंक कैसे काम कर रहा है? ये प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है ये उसके एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्रिंसिपल कौन है? इसका प्रिंसिपल वो है जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया। किसने किया था? जो एप्लीकेंट का बैंक है उसी ने तो इशू किया था ना। सो इशूइंग बैंक के कहने पे ही रिम्बर्सिंग बैंक क्या करता है? पेमेंट कर देता है किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को। और ये बैंकों का आपस में क्या बेनिफिट है? बैंकों का आपस में ये बेनिफिट है कि सबको अपना अपना कमीशन मिलेगा, सब अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, तो बैंकों का वैसे बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑफ एलसी गिवन बाय। सो एलसी में जो भी गाइडलाइंस होती है, इसमें पूरे इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जो सबको, सभी कंट्रीज को माननी पड़ती है। अगर ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस ना हो तो फिर बैंक आपस में ही लड़ सकते हैं कि हमारी कंट्री में तो ऐसी गाइडलाइंस है, आपकी कंट्री में तो ऐसी गाइडलाइंस है। फिर जो हमारे बोरोवर है और मतलब जो बायर है, सेलर है, उनको भी दिक्कत आ जाएगी। सो गाइडलाइंस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग गाइडलाइंस है। पर एलसी को जो है अलग अलग कंट्री की नहीं, सभी कंट्रीज की एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बना दी गई है। और किसके द्वारा? वो है हमारा यूसीपीडीसी, जो अभी हमने आपके पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था। यूसीपीडीसी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। और यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये हमारा यूसीपीडीसी 600। और ये कहाँ इसका, अगर हम हेडक्वार्टर बोले तो कहाँ पे? आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि एलसी के लिए गाइडलाइंस बनाती है। जैसे अभी हमने बोला कि 5 वर्किंग बैंकिंग डेज मिलने चाहिए बैंकों को, तो ये बात किसने बोली? गाइडलाइंस किसने बनाई? ये हमारे यूसीपीडीसी ने बनाई। ऐसी भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, वो सब किसने? हमारी यूसीपीडीसी ने बनाई है, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में यूज़ की जाती है बैंकों के द्वारा। उन गाइडलाइंस को माना जाता है और वो गाइडलाइंस बनाई जाती है यूसीपीडीसी की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलसी जो है बैंकों पे भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसीलिए एलसी का कंसेप्ट उन्होंने आपके लीगल में और सीआईबी में, जेआईबी में, बहुत सारी जगह पे इन्होंने इस टॉपिक को इसीलिए रखा हुआ है, क्योंकि एलसी का टॉपिक ही अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन विद रिकोर्स एलसी। विद रिकोर्स एलसी क्या होता है? व्हेन द बेनिफिशियरी होल्ड हिमसेल्फ लायबल टू होल्डर ऑफ बिल इफ डिसऑनर इट इज कॉल्ड, इट इज कंसिडर्ड एज विद रिकोर्स एलसी। यानी कि विद रिकोर्स एलसी में क्या होता है? जो बेनिफिशियरी है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा अगर जो आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, तो बेनिफिशियरी की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जिस कस्टमर के लिए बैंक ने जो एलसी दिया है वो अपने आप को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, तो उसमें बैंक का लॉस हो सकता है, जो कि हमारा सेकंड है। तो विद रिकोर्स एलसी का सिर्फ इतना डेफिनेशन है, बेनिफिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी वो भी लायबल रहेगा, यानी हमारे बेनिफिशियरी की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी लायबिलिटी रहेगी अगर जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, उसको बोला जाता है विद रिकोर्स एलसी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन विदाउट रिकोर्स एलसी।
वेयर ही डज नॉट होल्ड हिमसेल्फ लाइबल। तो विदाउट रिकोर्स में क्या है कि जो हमारा बेनिफिशियरी वो लाइबल नहीं होगा। द क्रेडिट इज सेट टू बी विदाउट रिकोर्स, तो उसको बोला जाएगा विदाउट रिकोर्स। इसमें हमारा बेनिफिशियरी लायबल नहीं होगा तो ये बैंकों के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि बैंक बेनिफिशियरी को कुछ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए आरबीआई गाइडलाइंस 23 जनवरी 2003 से बोला था कि बैंक शुड नॉट ओपन सच एलसी, यानी जो विदाउट रिकोर्स एलसी है, बैंक इस तरह के एलसी नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा? विद मतलब ऐसे याद करेंगे विद और विदाउट को, कि विद मतलब बेनिफिशियरी का लायबिलिटी रहेगा, विदाउट मतलब बेनिफिशियरी का कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगा। तो विद रिकोर्स में बेनिफिशियरी का लायबिलिटी रहता है और विदाउट रिकोर्स में बेनिफिशियरी का कोई लायबिलिटी नहीं रहता है। अगर बिल कब ये लायबिलिटी कब की बात आ रही है? जब बिल डिसऑनर हो जाता है। दोनों ही केसेस में जब बिल डिसऑनर होगा तो विद रिकोर्स में बेनिफिशियरी का कोई लायबिलिटी नहीं है, विदाउट रिकोर्स में बेनिफिशियरी का लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, वही हो गया हमारा विद एंड विदाउट रिकोर्स एलसी। नेक्स्ट, डिफाइन ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी क्या है? इट इज द एलसी वेयर द बेनिफिशियरी is entitled to transfer the LC in whole or in part to the second beneficiary या supplier of beneficiary। तो ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन था? मिस्टर ए, जो कि सेलर है, जो कि सामान बना के फॉरेन कंट्री यूएसए में भेज रहा है। तो ट्रांसफर एलसी में क्या होता है? जो हमारा बेनिफिशियरी उसके पास है एलसी, वही एलसी का ऑनर है, वही उसको टाइटल मिला हुआ है, तो वो अपनी एलसी किसी और को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करेगा? वो किसी भी सप्लायर, यानी हमारे बेनिफिशियरी को मान लीजिए उसने रॉ मटेरियल किसी से खरीदा है, हमारे बेनिफिशियरी का नाम है मिस्टर ए, मान लीजिए उसका दोस्त है मिस्टर बी जिसने मिस्टर ए को रॉ मटेरियल दिया, तो वो हो गया सप्लायर ऑफ बेनिफिशियरी, यानी मिस्टर ए को जिसने सप्लाई दिया है और मिस्टर ए है हमारा बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का सप्लायर हो गया, तो वो क्या करेगा? अपनी एलसी या तो पूरी की पूरी, लिखा है ना, इन होल और इन पार्ट या फिर आदि, कहाँ ट्रांसफर करेगा? उस सेकंड बेनिफिशियरी को करेगा। और जो सेकंड बेनिफिशियरी यानी उसका दोस्त मिस्टर बी हो गया ना, वही हो गया सेकंड बेनिफिशियरी। हाउएवर कैन नॉट ट्रांसफर इट फर्दर, वो इसको आगे नहीं ट्रांसफर कर सकता, बट कैन ट्रांसफर द अनयूज पोर्शन बैक टू ओरिजिनल बेनिफिशियरी। ओरिजिनल बेनिफिशियरी कौन सा हो गया? मिस्टर ए। तो ए ने तो बी को भेज दिया, मतलब ट्रांसफर कर दी अपनी एलसी। बी सी डी ई कहीं भी नहीं ट्रांसफर कर सकता, पर बी के पास अगर अनयूज पोर्शन रहेगा, अनयूज पोर्शन का मतलब मान लीजिए उसने सप्लाई किया रॉ मटेरियल 50,000 का, तब ऐसा कुछ एस्टिमेशन था कि 50,000 का एलसी रॉ मटेरियल लगेगा, पर बाद में पता लगा सिर्फ 20,000 का रॉ मटेरियल यूज किया गया, तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का 30,000 बच गया, यानी कि वो अनयूज पोर्शन रह गया, वो यूज नहीं हो पाया। तो जैसे कहीं आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये कैश लिए, 10,000 में से आपने सिर्फ 8,000 की शॉपिंग की, तो 2,000 रुपये आपके पास बच गए, तो वो होता है अनयूज पोर्शन। तो वो क्या है? आप घर लेके आ जाओगे। वही चीज़ इसके साथ होगी कि जो उसका दोस्त होगा दूसरा, जिसको हमने सेकंड बेनिफिशियरी का नाम दिया, वो उसको वापस ट्रांसफर कर देगा। किसको? मिस्टर ए को। तो वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं ट्रांसफर कर सकता, पर हाँ, जिससे उसको एलसी मिली, जिसको हमने ओरिजिनल बेनिफिशियरी का नाम दिया, उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। इट इज ट्रांसफरेबल ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर हो सकती है, जैसे ए से बी, और अगर बच गया अनयूज पोर्शन तो बी से ए, किसी थर्ड पार्टी तक नहीं जाएगी। ठीक है, वही होती है ट्रांसफरेबल एलसी। एक ऐसी होती है नॉन ट्रांसफरेबल एलसी, जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, उसको बोला जाता है नॉन ट्रांसफरेबल एलसी। और ये क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी क्या होती है? इट इज अ सेकंड एलसी ओपनड बाय ओरिजिनल बेनिफिशियरी इन फेवर ऑफ सेकंड बेनिफिशियरी हु इज हिज लोकल सप्लायर। तो ये बैक टू बैक एलसी होती है सेकेंड एलसी, जो कि जिसको सिक्योरिटी मान के, मतलब बैक टू बैक को ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए एक बैंक किसी दूसरे बैंक के पास, सॉरी, मान लीजिए एक कस्टमर किसी बैंक के पास बोल रहा है मुझे एलसी चाहिए, तो बैंक तो कुछ सिक्योरिटी मांगता है। बैंक बोलेगा क्या सिक्योरिटी है, किस बेसिस पे, क्योंकि कई बार बैंक एफडी के पैसे को लीन लगा के रखेगा, तो बिना सिक्योरिटी के तो बैंक एलसी नहीं देगा, ये तो कंफर्म है। जनरली बैंकों में ऐसा होता है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने अगर 25 लाख की एलसी की डिमांड की है, तो बैंक उसका 25, 26, 30 लाख रुपए तक का एफडी पे लीन लगा के, मतलब होल्ड रख के ही उसको एलसी देता है, ताकि अगर कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, एलसी का पेमेंट नहीं देगा, तो बैंक एफडी से अपना कमीशन लेके उस पैसे को दे सकता है। तो बिना, मतलब बिना सिक्योरिटी के तो बैंक एलसी नहीं देगा, चाहे कितना भी हाईली क्रेडिट वर्दिनेस कस्टमर, मतलब कितना भी हाई फाई कस्टमर हो, फिर भी बैंक बिना सिक्योरिटी के तो कभी एलसी नहीं देगा, क्योंकि एक टाइप की गारंटी है। बिना पैसे के आप गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो बैक टू बैक एलसी में यही होता है कि बोरोवर बैंक के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को एक एलसी चाहिए, तो बैंक बोलता है कि अगर आपको 10 लाख की एलसी चाहिए तो कम से कम 10 लाख का आपको एफडी, हमें एफडी का बैलेंस दिखाना होगा कि हाँ आपकी एफडी हमारे बैंक पे है। कस्टमर बोलता नहीं मेरे पास तो एफडी नहीं है, तब ये हो गया, तब बैंक बोलता नहीं नहीं, अगर एफडी नहीं है, पैसा नहीं है कुछ सिक्योरिटी पे, तो हम आपको एलसी नहीं दे सकते।
बट फिर कस्टमर एक बात बताता है कि हाँ ऑलरेडी बैंक की मेरी एलसी है, मतलब ऑलरेडी एक उसके पास सिक्योरिटी क्या हो गई, उसके पास ऑलरेडी एक एलसी बैंक ने उसके फेवर में दी है उसी गुड्स के लिए। तब वो उस एलसी को एज ए सिक्योरिटी मान के दूसरी एलसी ओपन कर सकता है, उसको बोला जाता है बैक टू बैक एलसी। ठीक है, मतलब एक एलसी सिक्योरिटी का काम करेगी दूसरी एलसी ओपन करने के लिए, वो हो गई बैक टू बैक एलसी। अब बुकिश लैंग्वेज का भी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा इट इज अ सेकंड एलसी ओपन बाय ओरिजिनल बेनिफिशियरी इन फेवर ऑफ सेकंड बेनिफिशियरी। तो वही है, दूसरे बेनिफिशियरी के फेवर में ही ओपन की जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा बेनिफिशियरी वो तो बेनिफिशियरी नहीं होगा, अब तो वो खरीद रहा होगा कहीं से, तभी तो उसको एलसी चाहिए, क्योंकि वो एप्लीकेंट होगा। दूसरे एलसी के लिए तो वो बेनिफिशियरी है, पर अब वो खुद से एक मतलब एलसी ओपन करवाने चाह रहा, तो इस केस में वो एप्लीकेंट है। और जिसके लिए वो एलसी ओपन करा रहा है, मतलब मान लीजिए किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो वो बेनिफिशियरी होगा अब, ठीक है, उसके फेवर में होगी। तो सेकंड बेनिफिशियरी हु इज लोकल सप्लायर, मतलब वो हमारे बेनिफिशियरी का सप्लायर हो सकता है। He tendered the original LC to the bank in his country as a cover for opening the second. तो अपनी फर्स्ट एलसी, जो ओरिजिनल एलसी जो उसके फेवर में ओपन हुई है, क्योंकि उसी को तो टाइटल मिला हुआ है, तो वो उसको एज ए सिक्योरिटी देगा। द टर्म्स ऑफ सच क्रेडिट वुड बी, और इसमें जो क्रेडिट की जो टर्म्स है काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती है, जो ओरिजिनल एलसी है, मतलब जो सिक्योरिटी वाली एलसी वैसी टर्म्स रहेगी, एक्सेप्ट दैट प्राइस में भी लो, इसका जो वैल्यू है वो कम रहेगा और वैलिडिटी अर्लियर, उसकी वैलिडिटी पहले की रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर ये जिससे ये रॉ मटेरियल सप्लाई ले रहा है, उसी रॉ मटेरियल सप्लाई वाले को ही तो पेमेंट देगा, तो इसका टाइम भी कम रहेगा और पैसा भी कम रहेगा। ठीक है, वैलिडिटी भी जल्दी हो जाएगी और उसको ओपन किया जाता है। वो होती है बैक टू बैक एलसी। तो बस इतना याद रखिए, नॉर्मल एलसी और बैक टू बैक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। नॉर्मल एलसी में बैंक एफडी का पैसा ये सब ऐसे सिक्योरिटी रखता है, बैक टू बैक में पैसा नहीं है, पर एक दूसरी एलसी है उसी को सिक्योरिटी रखेगा, वो होगी बैक टू बैक एलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी कौन सी होती है? रेड क्लॉज एलसी होगी, इट इज रेफर्ड एज ए पैकिंग। तो आपका जो एक्सपोर्टर है, यानी मिस्टर ए, जिसका नाम हमने मिस्टर ए लिखा था, जो सामान बना के बाहर भेजता है, तो वो बोलता है मुझे इसको, जो रेड क्लॉज है इसको पैकिंग क्रेडिट ऐसे भी बोलते हैं ना, एंटिसिपेटरी या पैकिंग क्रेडिट। जो मिस्टर ए है वो बोलता है, जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में, वो बोलता है कि मुझे आप एलसी इशू करके दीजिए। कौन बोल रहा है? हमारा मिस्टर ए बोल रहा है मुझे एलसी आप इशू करके दीजिए, और एलसी तो उसके पास है ही, ठीक है। वो बोल रहा है लेकिन मेरे को कुछ पैसा एडवांस में भी चाहिए। तो बेनिफिशियरी क्या करता है, एट इशिंग बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो एलसी इशू कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कुछ पैसा वो एडवांस में मांग लेता है। कौन? जो सामान बना के भेज रहा है, यानी मिस्टर ए, उसको कुछ एडवांस चाहिए, किस लिए? पैकिंग क्रेडिट बोला जाता है, मतलब अप टू पैकिंग, शिपमेंट से पहले तक के लिए जो उसको सामान के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, पैसे नहीं है तो उसके लिए वो कुछ एडवांस मांग लेता है। किस में से एडवांस? मान लीजिए 1 करोड़ का सामान बेचेगा, तो 1 करोड़ में से बोलेगा कि मुझे 20 लाख आप थोड़ा एडवांस पे दे दीजिए, बाकी सामान बनने के बाद, शिपमेंट के बाद मुझे पेमेंट कर देना, 80 लाख बाद में कर देना। तो जो 20 लाख एडवांस वो पहले से मांग रहा है, रीज़न क्या है? बोल रहा है मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे पैकिंग के लिए पैसे चाहिए, रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए, मैन्युफैक्चर के लिए पैसे चाहिए, इस तरह से वो बोल रहा है। तो टोटल में से कुछ अमाउंट वो एडवांस में मांग लेता है, उसी को बोला जाता है रेड क्लॉज एलसी, और ये रेड इंक में लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम है, ये जो लाइन है रेड इंक में लिखी जाती है, स्पेशली क्लॉज रहता है, इसीलिए इसका नाम है रेड। ऐसे इसमें है डिफाइन अ ग्रीन क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है? इट परमिट्स द एडवांस फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ वेयर हाउस इन एडिशन टू प्री शिपमेंट एडवांस। तो प्री शिपमेंट यानी कि शिपमेंट से पहले, जिसको हमने पैकिंग क्रेडिट बोला, पैकिंग क्रेडिट, प्री शिपमेंट, रेड क्लॉज, ये ऑलमोस्ट सेम चीजें ही आती हैं। ग्रीन क्लॉज क्या होता है? ये आप मान सकते हैं कि रेड क्लॉज का आगे का वर्जन है, एक्सटेंशन है। तो अभी तक तो रेड क्लॉज में तो वो तब तक पैसा मांगता है जब तक प्री शिपमेंट, मतलब शिपमेंट से पहले। ग्रीन क्लाउज में क्या बोलता है? वो बोलता है कि गुड्स की स्टोरेज को, वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस का मान लीजिए 10 लाख कुछ भी पेमेंट देना है, तो बोल रहा है कि वेयर हाउस में मेरे को गुड्स रखने हैं शिपमेंट से पहले, तो वेयर हाउस में गुड्स रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए। कौन बोल रहा है? ये हमारा एक्सपोर्टर बोल रहा है, जो कि सामान बना के भेज रहा है। या कई बार ऐसे भी होता है, ये शिपमेंट के बाद भी हो सकता है। कैसे? कि उसने शिपमेंट कर दी उस कंट्री में, मिस्टर एक्स, पर जरूरी नहीं कि एक्स ने बोला कि मेरी इस लोकेशन पे आप मेरे को सप्लाई करो गुड्स की। तो वो जो हमारा मिस्टर ए इंडिया का है, उसने शिपमेंट कर दी, शिपमेंट करने के बाद वो एक्स की कंट्री में एक वेयर हाउस रिसीप्ट में सारा गुड्स रखेगा। फिर उस वेयर हाउस रिसीप्ट से हो सकता है 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो उसको मिस्टर एक्स के उस एड्रेस पे भेजेगा। तो उसको वेयर हाउस में रखने के लिए क्या चाहिए? उसके रिसिप्ट के पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो उस पर्पस के लिए भी वो एडवांस मांग लेता है, उसको बोला जाता है ग्रीन क्लॉज एलसी, यानी शिपमेंट के बाद। ज्यादातर ये शिपमेंट के बाद ही आप इसको याद रखेंगे कि शिपमेंट हो गई है और वो फॉरेन कंट्री में गुड्स पहुंच चुका है, पर जो हमारा मिस्टर एक्स है वो शिपमेंट वाली जगह पे नहीं आया, उसने बोला मेरे एड्रेस पे मुझे गुड्स चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो मिस्टर जो ए है उसको गुड्स को कहीं रखना पड़ेगा वेयर हाउस में,
फिर वो अपना देखेगा ट्रक से या जैसे भी अरेंजमेंट होगा वहाँ पे उनके लोकली अमेरिका में, वो बात की बात है। पर शिपमेंट से उसको वेयर हाउस तक पहुँचाने में और वेयर हाउस का जो रेंट है वो पे करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए अगर एडवांस मांगता है उसको बोला जाता है ग्रीन क्लॉज। इसको लिखा है इट इज एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी। ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा हुआ एक्सटेंशन क्योंकि रेड क्लॉज एलसी के बाद ही, मतलब उसने पहले पैसे तो रेड क्लॉज के नाम पे दिए, फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए मांग रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है रेड क्लॉज का, ये आगे का वर्जन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी क्या है और ये नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट से किस हिसाब से डिफरेंट है? स्टैंड बाय एलसी, एलसी आप ऐसे मान लीजिए एक टाइप की गारंटी है। कुछ कंट्रीज जहाँ पे गारंटी को वैलिड नहीं माना जाता, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, जैसे इंडिया में आरबीआई ये पॉलिसीज बनाती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गारंटी को नहीं सपोर्ट करती है। ठीक है, गारंटी वहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाती, इनवैलिड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि गारंटी में होता है कि आप बैंक गारंटी दे देते हैं, और कई बार कुछ कंट्रीज में तो बिना अच्छी सिक्योरिटी की गारंटी दे देते हैं। गारंटी दे दी बैंक ने, और फिर पता लगा हमारे बोरोवर जिसके लिए बैंक ने गारंटी दी है वो डिफॉल्ट हो गया, फिर क्या होगा? बोरोवर के डिफॉल्ट होने के बाद जो बैंक है, बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंकों ने अगर गारंटी दी तो उनका बैंकरप्ट होने का खतरा रहता है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। तो कुछ कंट्रीज में गारंटीज बैन है। गारंटी बैन है तो क्या करें, पर एलसी तो बैन नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया है कि स्टैंड बाय एलसी आप मान लीजिए गारंटी का ही एक अल्टरनेट वर्जन है, क्योंकि गारंटी यूज नहीं हो सकती इसीलिए वहां पे स्टैंड बाय एलसी यूज की जाती है। तो स्टैंड बाय एलसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गारंटी लिखा है। इट इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटी बट इशूड इन द फॉर्म ऑफ एलसी। और क्यों एलसी की फॉर्म में इशू की जा रही है? क्योंकि वहाँ की कंट्री में गारंटी, परफॉर्मेंस बॉन्ड ये सब बैन है। और क्यों बैन है वहाँ, मैंने बताया ना कि उनकी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, क्योंकि बैंक, इंडिया के बैंक ज़्यादातर प्रॉपर सिक्योरिटी लेके ही गारंटी देते हैं। पर सब कंट्रीज में ऐसा नहीं है, कुछ कंट्रीज में ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी के बिना भी गारंटी वो लोग दे देते हैं, तब उनको बाद में दिक्कत हो सकती है और एज ए इकोनॉमी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे गारंटी बैन है, वो वैलिड ही नहीं है। तब वहाँ के लिए स्टैंड बाय एलसी का कंसेप्ट। इसमें लिखा है द बेनिफिशियरी कैन सबमिट हिज क्लेम बाय मीन ऑफ ड्राफ्ट अकम्प्लिश्ड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसने अपना काम किया, परफॉर्मेंस किया, मतलब जो बोला था उसके थ्रू किए, तो उसको पेमेंट इसमें मिल जाती है। परफॉर्मेंस बॉन्ड क्या होता है? परफॉर्मेंस बॉन्ड ऐसा होता है कि गारंटी तो आपको समझ में आया होगा। परफॉर्मेंस बॉन्ड को आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारा बॉरोवर है, इसको नॉर्मली टर्म में समझते हैं, स्टैंड बाय एलसी के अलावा नॉर्मली समझते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है। परफॉर्मेंस गारंटी ये होता है, मान लीजिए किसी एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि इसको सड़क बनानी है। ठीक है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बहुत बड़ी उसको सड़क बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 10 लोगों का उसके पास वर्कर है। अब जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कि वो, उसने प्रॉमिस तो किया है कि हाँ मैं सड़क बना दूंगा, पर कई बार ये लोग बहुत लेट लतीफा होते हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ 2 महीने में या 4 महीने में हो जाएगा, पर वो, उनको कहीं और से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो कई बार काम को बहुत डिले कर देते हैं। या वो, ये लोग ऐसे भी करते हैं कि काम तो डिले करते हैं पर कई बार जो सड़क है उसमें जो क्वालिटी का मटेरियल है वो अच्छा यूज नहीं करते, जिससे वो सड़क जल्दी खराब भी हो जाती है। तो यानी अपनी परफॉर्मेंस, काम तो करके देंगे, एक होता है ना काम करके देना, एक होता है कि अच्छा काम करके देना, तो उसी के लिए परफॉर्मेंस गारंटी ली जाती है। तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो जो 8-10 लोग जिसके वर्कर थे, उससे बोलते हैं कि आप अपने बैंक से एक परफॉर्मेंस गारंटी बनवा लीजिए, आपको तभी ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो परफॉर्मेंस गारंटी में क्या रहेगा कि बैंक के पास उसका एफडी का पैसा रहेगा, उसी के हिसाब से बैंक उसकी गारंटी देगा, और उस पर प्रॉपर एक बॉन्ड रहेगा जिसका नाम रहेगा परफॉर्मेंस बॉन्ड या परफॉर्मेंस गारंटी। उस पर ये सब मेंशन होगा। इन केस अगर काम हमारा हमारे हिसाब से नहीं होता है या अच्छी क्वालिटी का काम हमें नहीं मिलता इस बोरोवर से, तो हम पूरा पेमेंट नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद पूरा पेमेंट। और उसमें टाइम भी रहता है कि 6 महीना बोला तो आपको 6 मंथ पे ही हमारा काम कंप्लीट करना होगा, ऐसा नहीं कि आप 2 साल 4 साल इतना लंबा हमें ऐसे ही आप लटका के रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसमें बोला जाता है। तो मतलब टाइम पे हमारे को काम मिलना चाहिए, उसी को बोला जाता है परफॉर्मेंस गारंटी। तो वही बोला, जो बेनिफिशियरी मतलब जिसका, जिसके लिए गारंटी खोली गई है, तो वो दिखा देगा कि हाँ उसने अपने एविडेंस भी दिखाएगा कि हाँ जिस हिसाब से परफॉर्मेंस में बात की है उस हिसाब से मैंने काम किया, तब उसको पेमेंट मिल जाती है, फाइनल जो उसके काम की पेमेंट है वो मिल जाती है। उसी को बोला जाता है स्टैंड बाय एलसी। ये परफॉर्मेंस टाइप की गारंटी है, नॉर्मल गारंटी भी हो सकती है, और ये एलसी की फॉर्म में ही इशू की जाती है।